क्लासेस, दिस इज वैभव और आज हम लोग अपना थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं, चैप्टर थर्ड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं आप लोग के सामने। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग अभी तक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल तक पढ़ चुके हैं, उनका पूरे एलिमेंट्स, उनका ट्रिक्स वगैरह ये सब देख चुके हैं। ठीक है, अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर तक, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले वो वीडियो देख के आए, उस चीज को समझ के आए, फिर ये वीडियो देखिए, तब वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने देख लिया उस चीज को, वहां पे उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सब वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ के आ गए, उसकी वैलेंसी पढ़ के आ गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ के हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, आज थर्ड वीडियो में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना क्या है? वो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, लॉन्ग फॉर्म जो बनाए थे उस दिन, उस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में, उसमें उसके क्या एडवांटेजेस है, मतलब मॉडर्न लाइफ में उस पीरियोडिक टेबल के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मीन क्या उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, तो सब है, लिमिटेशन भी है, एडवांटेजेस भी है। ठीक है, एज पर अगर हम लोग उससे कंपेयर करें, किससे? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से, जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मीन उससे द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा। जैसे मेंडलीव यहाँ पे है तो ये यहाँ पे, आई मीन उससे कुछ गैप है, कुछ मतलब अच्छे तरीके से लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे समझनी, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं किस पे? एडवांटेजेस पे। सबसे पहले बात करते हैं किस पे? एडवांटेजेस पे। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलिए, एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक। ठीक है, टॉपिक समझ में आया? क्या पढ़ने वाले हैं? एडवांटेजेस, मतलब उससे हम लोग को क्या लाभ है, मतलब जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाए थे, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बनाए थे, उससे हम लोग को लाभ क्या है, क्या हम लोग को उससे फायदा है, क्या एडवांटेजेस है उससे। ठीक है, तो ये सब पढ़ते हैं। तो स्टेप वाइज हम लोग उस चीज को देखेंगे, पॉइंट वाइज देखेंगे। देखिए, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाए थे, उन्होंने जो एलिमेंट को उसके अंदर क्लासिफाइड किया था, वो किस बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे किया था। लेकिन हम लोग जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो एलिमेंट्स अरेंज्ड है, क्लासिफाइड है, वो कैसे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर क्या हुई एलिमेंट की? अब फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, जो बहुत हद तक क्या, काफी हद तक क्या हुआ, उस चीज को कॉम्प्रोमाइज किया, मेंडलीव को फेल किया और अपने आप को ले आया मॉडर्न वर्ल्ड में लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में। ठीक है, मतलब अब एलिमेंट्स किस बेसिस पे अरेंज्ड है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर उन एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी हुई, ना कि एटॉमिक वेट। सबसे पहला पॉइंट यही था कि द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड in order of their increasing एटॉमिक नंबर। ठीक है, नंबर की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उनको अरेंज किया गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, अगली बात करते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब देखिए, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज्ड है एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक नंबर, तो हम लोग को आइसोटोप्स को जगह देने की जरूरत नहीं है, वो सब एक ही जगह पे आ जाएंगे, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफर करता है। मास डिफर करता है, तो मेंडलीव ने मास के बेसिस पे क्लासिफाइड किया था, तो उनको अलग अलग मास वाले एलिमेंट्स को अलग अलग जगह रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था, जो कि उनका एक लिमिटेशन भी था। यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो वो तीनों आइसोटोप, अगर हाइड्रोजन की स्पेशली बात करें, तो वो तीनों आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या ट्राइटियम, जो भी आप प्रोनाउंस करिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों को एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण एक ही साथ रखा जाता है हाइड्रोजन के साथ। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई जरूरत नहीं थी आइसोटोप्स की जगह देने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अरेंज किया था किस बेसिस पे? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, आइसोटोप्स was given no position in this periodic table was justified मतलब कि उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया था, इस वजह से उनको जगह देने की जरूरत ही नहीं थी आइसोटोप्स को।
बात समझ में आ रही है? 2 पॉइंट क्लियर हुआ, एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई उस एलिमेंट की, और दूसरी बात आइसोटोप्स को जगह देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बात समझ में आई है? ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब देखिए, अब जो भी प्रॉपर्टीज, तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग एलिमेंट्स से पढ़ेंगे वो सबसे पहले कैसे डिफाइन करेंगे? प्रॉपर्टीज जो भी एलिमेंट्स की डिस्क्राइब होती है वो डिस्क्राइब होती है एज पर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। उस पर्टिकुलर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को पता कर सकते हैं, जैसे उसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है, वो कितने बॉन्ड बना सकता है, उसकी वैलेंसी कितनी है, बॉन्ड कितने बना सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। ऐसे हम लोग अभी सब प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, ट्रेंड्स आएंगे, जो उसमें मतलब जो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज है वो सब आएंगी, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग उस एलिमेंट का आ रहा है तो हम लोग उसकी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल या केमिकल बता सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द सोर्स फॉर एक्सप्लेनिंग द what the physical and chemical properties of that element। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक ऐसे लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेलिंग समझिएगा, कॉन्फ़िगरेशन became the source for explaining the physical दिख रहा है, physical and chemical properties of that element। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग कर ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, फिर से मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो करने हम लोग को आ रहा है तो हम लोग आसानी से उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी आएंगे जिनको हमको डिस्कस करना है, सब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ क्या, लिमिटेशन एडवांटेजेस ऑफ द लॉग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। 1 2 3 पॉइंट हुआ, इस चीज को हम रब कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, मैं हेड कर रहा हूं 2 मिनट के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब 4th पॉइंट की तरफ। तो इसको पहले हम रब कर लें, उसके बाद हम 4th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, तो 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, एडवांटेजेस समझते चलिए, क्या क्या एडवांटेजेस था, मेंडेलीव के अकॉर्डिंग क्या था, और लॉग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं अपने नहीं। ठीक है, तो वो सब समझना बहुत जरूरी हो जाता है, तो वो सब हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, और 4th पॉइंट की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। 4th पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग देखते रहिए, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो। ठीक है, 4th पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा उसको। अब देखिए, सिस्टमैटिक, इतना 4th पॉइंट की तरफ हम 4th पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, इतना सिस्टमैटिक वे में लॉग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बनाया गया है कि उसको पढ़ना बहुत इजी हो गया। पढ़ना और रिप्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस इन द सेंस नए एलिमेंट को डिस्कवर करके उसमें जगह देना, रिप्रोड्यूस मतलब नए एलिमेंट्स को पैदा करना। उसके लिए देखिए स्पेस छोड़ा गया है, जो लास्ट वाला हम बनाए थे पिछले वीडियो में देखे होंगे, जो एक्टिनाइट्स वाला सीरीज था, एक्टिनाइट्स एलिमेंट से जहां पे एक्टिनियम था, डी ब्लॉक में जहां पे एक्टिनियम था वहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने नहीं लिखे हुए थे। क्यों? कि वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सेंस नए डिस्कवर हो रहे हैं और उनको पीरियोडिक टेबल में रखा जा रहा है। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए भी जगह है, मतलब कोई एलिमेंट रिप्रोड्यूस हुआ तो उसको कहां रख दिए, उठा के रख दिए पीरियोडिक टेबल में, एज पर उसका प्रॉपर्टी कहां पे किससे मैच कर रहा है। ठीक है, और क्या हुआ, पढ़ना भी इजी हो गया उस पीरियोडिक टेबल को, समझ रहे हैं? मतलब सिस्टमैटिक ऑर्डर की वजह से उसको पढ़ना और नए एलिमेंट्स को रिप्रोड्यूस करके उस पीरियोडिक टेबल में जगह देना उस एलिमेंट को वाज इजी। ठीक है, क्या कर दिया, उस चीज को इजी कर दिया। ठीक है, उस चीज को इजी कर दिया। 4th पॉइंट क्या है, व्हाट इज 4th पॉइंट? द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। सिस्टमैटिक ऑर्डर मतलब एसपीडीएफ ब्लॉक में जो बांट दिया है एलिमेंट्स को, अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया है अपनी प्रॉपर्टी, जैसे एस ब्लॉक की अलग प्रॉपर्टी, एफ ब्लॉक की अलग प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक की अलग प्रॉपर्टी, एफ ब्लॉक की अलग प्रॉपर्टी। तो यही होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है वो किसको क्लासिफाई कर रहा है, एसपीडीएफ ब्लॉक्स को, जो अरेंजमेंट है क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का उसको। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स मेक्स द पीरियोडिक टेबल, कौन सा पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेक्स द पीरियोडिक टेबल मोर easy to study and reproduce।
रिप्रोड्यूस। बात समझ में आई? रिप्रोड्यूस मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स को रिप्रोड्यूस करके पैदा करके उस एलिमेंट्स में उस पीरियोडिक टेबल में एज पर इट्स प्रॉपर्टी रखना, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब बायोलॉजी वाला मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये, ठीक है, समझ में बात? ठीक है, चलिए, इजी टू स्टडी एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा रहा है, रिप्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा रहा है और यहाँ पे इसको रखा जा रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसका एडवांटेजेस है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है, सुन लीजिए पहले। जब मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था तो वहां पे कुछ मास मिसफिट हो रहे थे। मिसफिट मतलब कि जिसका मास ज्यादा था, वो पहले आ जाता था। जैसे कोबाल्ट और निकल वाला याद करिएगा, मेरा वीडियो जाके देखिए, कोबाल्ट को पहले रखा था और निकल को बाद में रखा था, क्योंकि जबकि कोबाल्ट का मास ज्यादा है निकल से, और उनको रखना किस बेसिस पे था? एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक मास के बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो निकल को पहले नहीं चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में जाना चाहिए था, ठीक है, ये एक लिमिटेशन था। लेकिन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हुए क्या हुआ कि कोबाल्ट का पोजीशन निकल से पहले, ठीक है, क्या हुआ? जस्टिफाई हो गया, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कम था, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कम थे, इस वजह से उसका कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन हो, कोबाल्ट निकल ऐसे और भी ग्रुप्स थे, तो कोबाल्ट का जस्टिफिकेशन हो गया कि वो निकल से पहले ही होगा, निकल के बाद नहीं होगा, जबकि वो मास ज्यादा रखता है किससे? निकल से। कोबाल्ट हैज द मोर एटॉमिक मास देन निकल, but also it is placed before the nickel. Why? Because the elements were arranged according to the increasing atomic number. अब मास से लेना ही देना नहीं है यार, अब ज्यादा है चाहे कम आए चाहे कुछ ना आए, जीरो आए नेगेटिव आए इंफिनिटी आए, कोई मतलब नहीं, एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज कर रहे हैं, तो इसलिए कोबाल्ट पहले आएगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, और निकल बाद में आएगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस चीज को हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, इस चीज को आप लोग समझिएगा, क्योंकि लंबा ये टॉपिक हो गया, लंबा टॉपिक मतलब ये लंबा पॉइंट हो गया। इस वजह से क्या बोला मैंने कि मेंडलीव ने क्या किया था? कोबाल्ट को पहले रखा था, निकल को बाद में रखा था, और उनका प्रिंसिपल क्या था? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। लेकिन कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज्यादा था, मिसप्लेस हो गया था, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करने पे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में, वहां पे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। क्यों सॉल्व हो गई? क्योंकि कोबाल्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, इसलिए वो पहले आ गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज व्हाट? एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो कम हो गया, और जो ज्यादा थे, मतलब जिसमें निकल में ज्यादा था, वो बाद में चला गया, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? एडवांटेजेस समझ में आया? 5 पॉइंट मैंने डिस्कस किया, एडवांटेजेस समझ में आया, ठीक है। इसके पॉइंट को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी उसी को लिख सकते हैं। तो इसमें 5 पॉइंट समझ में आया आई थिंक आप लोगों को, ठीक है। एडवांटेजेस की बात हो गई, अब हम लोग बढ़ते हैं किस पे? लिमिटेशंस ऑफ व्हाट लॉ फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो लिमिटेशन देखिए मैं ऐसे बता देता हूं, इसमें कोई बड़ी 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट सुन लीजिए। तो लिमिटेशन सबसे पहला क्या था? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहला क्या था? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की पोजीशन जस्टिफाइड नहीं है कि वो कहाँ रहेगा, मतलब फर्स्ट ग्रुप के साथ रहेगा कि हाइड्रोजन फैमिली के साथ रहेगा, प्रॉपर्टीज उससे भी मिलती हैं, उससे भी मिलती हैं, रखा कहाँ भी जाए, लेकिन उसको रखा गया है वहाँ पे क्योंकि सबसे लाइटर एलिमेंट है, इसलिए वहाँ पे रखा गया है। लेकिन अभी भी उसकी पोजीशन डिसाइड नहीं है, क्योंकि बहुत हद तक उसकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती है? हाइड्रोजन से भी मिलती है, ठीक है। तो ये भी आज सवाल है कि उसको हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं रखा जाता है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली लिमिटेशन उसकी यही है कि द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट येट डिसाइडेड इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड, दूसरा लिमिटेशन क्या है? जो लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड सीरीज है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में मेन टेबल में जगह नहीं मिली है। मेन टेबल वो तो नीचे आ गया, उनको तो थोड़ा नीचे मतलब थोड़ा बहिष्कार वगैरह कर दिया गया लग रहा है, नीचे उनको दे दिया गया मेन फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, जहाँ पे एस पी डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक को क्यों नीचे रखा गया, उनके साथ क्यों नहीं रखा गया, ये एक और लिमिटेशन है। क्यों नहीं एफ ब्लॉक को मेन टेबल में जगह मिली? जो मेन टेबल था अपना, उसमें क्यों नहीं एफ ब्लॉक को, मतलब लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड को जगह मिली, ठीक है। ये 2 लिमिटेशंस थे जो आप लोग को याद रखना है, पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा द पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स इन द मेन टेबल, क्यों नहीं उनको जगह मिली। बात समझ में आ रही है? एडवांटेजेस लिमिटेशन समझ में आया? मैंने दोनों डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को आप लोग सुनिएगा, नोट करिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाते रहिएगा, एडवांटेजेस को भी नोट करिएगा, लिमिटेशंस को मैंने जो बोला वीडियो बैक करिएगा, सुनिएगा और फिर उसको नोट करिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को भगा के देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है।
तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्या, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, मतलब समझिए प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कभी कभी क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, मतलब पूछता क्या है कि कोई एलिमेंट आपको दे देगा, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर हो सकता है दे भी दे, ठीक है। कुछ अगर हैवियर एलिमेंट देगा, हैवियर एलिमेंट मतलब कैल्शियम से बड़ा, कैल्शियम इज एटॉमिक नंबर 20, अगर उससे बड़ा एलिमेंट, उससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर का एलिमेंट आप लोगों को देता है, एटॉमिक नंबर दे देता है, तो कहता है कि बताइए इसका क्या होगा ग्रुप, मतलब ये किस ग्रुप में लाइक कर रहा है और किस पीरियड में लाइक कर रहा है, ठीक है, ये बात करनी है, चाहे वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, ठीक है। मैक्सिमम इन तीनों का पूछता है, एफ ब्लॉक इज समथिंग एल्स थिंग, उसका नहीं पूछता है, एस ब्लॉक का पूछता है, पी ब्लॉक का पूछता है, डी ब्लॉक का पूछता है, क्या कि वो किस, वो एलिमेंट, वो पर्टिकुलर एलिमेंट एस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है, मतलब कि किस ग्रुप में है स्पेशली और किस पीरियड में स्पेशली, मतलब इस एलिमेंट का ग्रुप बताइए और पीरियड बताइए। बात समझ में आ रही है, क्या पढ़ना है इस टॉपिक में, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ दैट एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, मतलब वो किस पीरियड में है, वो किस ग्रुप में है, ग्रुप बताना है, पीरियड बताना है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं समझिए, ग्रुप कैसे डिफाइन करेंगे और पीरियड कैसे डिफाइन करेंगे। ग्रुप पहले पीरियड समझते हैं, पहले पीरियड, ठीक है, पीरियड इजी है इसलिए पहले पीरियड समझते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे इससे ग्रुप सबसे अलग पीरियड की बात करें, ठीक है, समझ रहे बात, पहले पीरियड्स की बात करें, पीरियड्स, ठीक है, पीरियड्स की बात करें तो जिस भी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, जिस भी एलिमेंट का, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, समझेंगे तभी उस चीज को कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। जिस भी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वैलेंस शेल का, वैलेंस शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही उसकी पीरियड होगी। बात समझ में आई। जैसे एक जनरल हम सोडियम का एलिमेंट ले रहे हैं, सोडियम एलिमेंट ले रहे हैं, तो समझिएगा किस पीरियड में लाइक कर रहा है आपको समझ जाएंगे, ठीक है। तो पीरियड अगर पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बताता है, मैंने पहले बताया, तो ये ग्रुप और पीरियड्स को भी क्लासिफाई करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हर एलिमेंट का आना ही आना चाहिए, ठीक है, एस हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, कुछ भी हो आना चाहिए। अब इसकी बात कर रहे हैं जनरल फॉर्म में, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। बैलेंस शेल कौन सा है यहाँ, बैलेंस शेल ये बैलेंस शेल की बात करें, सबसे मतलब यहाँ पे 3 है, 3p होता है तो वो भी इसी में इंक्लूड होता है, ये दोनों एक ही शेल है, ठीक है। ये 2s2p एक ही शेल सब शेल अलग अलग है लेकिन शेल क्या है, सेम है, ठीक है, 2s2p, ठीक। यहाँ पे 3s1 सब शेल में कितने, इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और सब शेल इस शेल की मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, ठीक है। तो आप लोग लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो थर्ड पीरियड में सोडियम लाई करेगा, आप लोग देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल ओपन करिए, देखिए थर्ड पीरियड में सोडियम लाई करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में, मतलब किसी भी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कर ले रहे हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है, जिस शेल में जा रहा है, जिस शेल में जा रहा है, शेल मतलब यहाँ पे क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन एस, जो वैलेंस शेल बोलते हैं इसको, वैलेंस शेल में गया तो वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही उस एलिमेंट का पीरियड बताता है। बात समझ में आ रही है, एग्जांपल क्लियर हुआ। एग्जांपल से मैंने इसीलिए डिस्कस किया कि आप लोग और इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। पीरियड कैसे पता करेंगे हम किसी एलिमेंट का, एक बार फिर सुन लीजिए, उस एलिमेंट का जो भी एलिमेंट दिया रहेगा क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, क्या करेंगे, सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल मिल जाएगा। वैलेंस शेल मतलब ये दोनों एक ही शेल है, सिर्फ अगर मान लीजिए अगर हम लोग नियॉन की बात करें, नियॉन या किसी की बात करें, जैसे मान लीजिए अपना फ्लोरीन की इलेवन हो गया, तो मान लीजिए फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की 9, ठीक है। तो 1s2 2s2 कितना 9 होता है इसका, 1s2 2s2 2p5 हो गया, 2p5 और 2 तो 4 5 9, ठीक है। अब इसका हम लोग ग्रुप बता रहे हैं तो कैसे बताएंगे, यहाँ पे आपको ग्रुप बताएंगे कैसे, ये तो पी ब्लॉक का हो गया, ठीक है। पी ब्लॉक में क्या करते हैं, 2 और 7, 2 और वैलेंस शेल क्या हो गई, वैलेंस शेल ये दोनों हो गए कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। सिर्फ 2 की नहीं है वैलेंस शेल, शेल की बात हो रही है, सब शेल की बात नहीं हो रही, मैं फिर कह रहा हूं। तो 2s2p शेल हो गए, ठीक, इसमें 2 इसमें 5 कितने हो गए, 7 और इसका ये देखिए 7 मतलब हम लोगों को नहीं देखना है, हम लोगों को इसका क्वांटम नंबर देखना है 2 कितना हो गया 2 तो ये किस ग्रुप में आता है, किस पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड में आता है, समझ रहे हैं बात, सेकंड पीरियड में आता है, लेकिन वो सेम ही होगा, जो एक शेल के जो सब शेल होंगे वो तो सेम ही होने वाला है। तो आप लोगों को देखना क्या है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है, जिसकी वैल्यू 2 है। तो आप लोग फ्लोरीन देखेंगे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में, तो कहां पे आएगा, वो आएगा पीरियड नंबर 2 में आएगा, पीरियड नंबर 2 में आएगा। बात समझ में आ रही है, पीरियड निकलना आ गया, ठीक है, सिंपल। इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ले किसी का भी देखना है, आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देख लीजिए, किसका, वैलेंस शेल का।
वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, जो वैल्यू होगी वही उसका पीरियड होगा। समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं इसके ग्रुप पे। अब किससे बात करते हैं? ग्रुप पे। ठीक है, ग्रुप पे बात करते हैं। तो ग्रुप के लिए एस ब्लॉक के लिए अलग रूल है, पी ब्लॉक के लिए अलग रूल है, डी ब्लॉक के लिए अलग रूल है। तो पहले ग्रुप की बात करते हैं एस ब्लॉक के लिए। ठीक है, ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे? ग्रुप्स फॉर एस ब्लॉक, फॉर एस ब्लॉक। देखिए एस ब्लॉक के लिए समझिएगा, एस ब्लॉक के लिए जो उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एस ब्लॉक मतलब पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर के साथ पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर के बिना पूछ रहा है, वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो अगर एस ब्लॉक का वो एलिमेंट है और वो पूछेगा कि आपको किस ग्रुप में है, ग्रुप की बात हो रही है, किस ग्रुप में है, पहले ग्रुप में कि दूसरे ग्रुप में। ठीक है, जैसे आप लोग को ये तो पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट किस ग्रुप में लाई कर रहा है, किस मतलब ब्लॉक में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ब्लॉक पता है तो आप लोग को ग्रुप बताना है। ग्रुप बताने के लिए अगर वो एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में मतलब वो तो पहले ग्रुप में होगा। अब ये पता करना है कि वो पहले ग्रुप में है कि दूसरे ग्रुप में। अगर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद है तो आप लोग तो आंख बंद करके लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को कुछ फिर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं याद है, आप लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एस ब्लॉक के लिए कैसे करेंगे? जो भी एलिमेंट दिया रहेगा, जैसे कोई भी एलिमेंट दिया रहेगा, मान लीजिए कैल्शियम दिया है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? कैल्शियम बेरिलियम मान लीजिए बेरिलियम हमारा एटॉमिक नंबर बड़ा एलिमेंट नहीं मान रहा है, इस पे करेंगे। ठीक है, 1s2 2s2। तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में वही उसका ग्रुप होगा। एस ब्लॉक के लिए जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में वही उसका ग्रुप होगा। बात समझ में आ रही है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये किस ग्रुप में लाई करता है? सेकंड ग्रुप में। समझ में आ रही है बात? इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये किस ग्रुप में लाई करेगा? सेकंड ग्रुप में लाई करेगा, एस ब्लॉक। ठीक है, अब आते हैं पी ब्लॉक पे। समझ में आया? लेकिन आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं सुने तो वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर देखिए। पी ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पी ब्लॉक का थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन कंफ्यूजन करने की बात नहीं है, इस चीजों को हम बहुत इजी तरीके से समझाने वाले हैं। पी ब्लॉक के लिए देखिए क्या करना है। एग्जांपल समझते पहले इस चीज को। जैसे ले लें नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है किसका? नाइट्रोजन का। 2 2 4 3 7। ठीक है, बताना है किस ग्रुप में पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो हमको पता है, लेकिन किस ग्रुप में है ये बताना है। तो क्या करेंगे? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। वैलेंस शेल मतलब एस और पी दोनों, ये वैलेंस शेल हो गया ना, वैलेंस शेल हो गया ना। ये 2s2p तो एक ही शेल के एलिमेंट है, मतलब एक ही शेल हो गया 2s2p। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। 2s2p इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 इसमें और 3 इसमें, 2 इसमें और 3 इसमें, तो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। तो क्या ऐसा ग्रुप 5 है? नहीं। करते क्या है इसमें? रूल जानिए। इसमें 10 प्लस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन करते हैं। 10 प्लस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, 10 प्लस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक के लिए याद रखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए रूल क्या है? वैलेंस शेल सब शेल नहीं, शेल मतलब ये दोनों। 3 और 2 5 हो गया वैलेंस शेल, और 10 इसमें ऐड करते हैं तब उसका ग्रुप मिलता है। ठीक है, तो कितना आ गया? 15। अब आप लोग देखेंगे लॉन्ग नंबर पीरियोडिक टेबल, तो उसमें 15 ग्रुप है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 के अंदर आएगा क्या? अपना नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? मतलब क्या करेंगे? वैलेंस शेल के NS-NP, जो NS और NP का इलेक्ट्रॉन होगा, NS-NP का इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे और उसमें 10 ऐड कर देंगे। फिर से 10 ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी भाई उसका ग्रुप होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, सिंपल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ऐसे पता करते हैं क्या हम, ऐसे पता करते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आते हैं डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का आप लोग और भी एलिमेंट्स पर अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, या मैं थ्योरी बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, जिसको आप लोग को समझना है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या करते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे स्कैंडियम कर लेते हैं, स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम एग्जांपल ले लेते हैं। 1s2 एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 18 20 21। ठीक है, एटॉमिक नंबर 21 होता है, 21 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब लोग ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक के लिए कैसे करते हैं हम लोग? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा डी में जाएगा, तो डी ब्लॉक है, और उससे पहले वाला 4s होगा, मतलब 3d4s। हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस सीरीज का जो स्कैंडियम वाला सीरीज था उसमें यही होगा। 3d बढ़ता जाएगा, 4s कांस्टेंट रहेगा, हो सकता है ये भी 1 2 1 2 होता रहे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी वगैरह पे। ठीक है, तो 3d और 4s मतलब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेना,
ठीक है, क्या करना है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेना है। 3d और 4s, ध्यान सुनिएगा, 3d और 4s इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे, मतलब जब इसके नीचे आएगा तो क्या आएगा, 45s आएगा, 45s आएगा, उसके नीचे आएगा 56s आएगा। ठीक है, मतलब ये स्कैंडियम वाला, ये इट्रियम वाला, ये लैंथेनम वाला ग्रुप, ठीक है, ये लैंथेनम वाला पीरियड, उसके अकॉर्डिंग इस दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है एज पर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आ रहा है तो आप इस चीज बहुत इजी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़िए। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। टोटल कितना आया, 3। तो इसका ग्रुप कितना होगा, 3। ग्रुप कितना होगा, 3। देखिए वहां से स्कैंडियम से देखिए ग्रुप कितना होगा इसका, 3 होगा। 1 2 3 स्कैंडियम लाइज इन द थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, थर्ड ग्रुप। 1 2 3 4 जो हम किए थे काउंटिंग पिछले वीडियो में ही देखे थे। ठीक है, तो इस हिसाब से स्कैंडियम में कितना होगा ग्रुप, 3 होगा। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को हम लोग ग्रुप निकालना सीख गए, पीरियड निकालना सीख गए, जो अक्सर पूछता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग और क्वेश्चंस लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज हो गया, समझ गए आप लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए पीरियड्स और ग्रुप निकालना सीख गए। ठीक है, अब हम लोग जो आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अब ये टॉपिक यहाँ पे खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक, मतलब पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज की तरफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन तक हो गया, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे, चाहे और भी जो आएंगे उसके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे चाहे और भी ट्रेंड्स पे देखेंगे कि अब पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज, मतलब पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, अब पीरियोडिक ट्रेंड्स कुछ आएंगे, प्रॉपर्टीज के बहुत सारे प्रॉपर्टीज आएंगे, जैसे क्या, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल, आयनिक, मेटालिक, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग थैलेपी जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब आएंगे जिसको हम लोग को डिस्कस करना है। तो वो सब हम लोग अब जस्ट करने जा रहे हैं, मतलब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, वो है क्या, पीरियोडिसिटी एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, इतना आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं एग्जांपल के साथ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्या, पीरियोडिसिटी एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी का टर्म मैंने पहले भी आप लोगों के सामने लिया है, इसका परिचय आप लोगों से ऑलरेडी हो चुका है, पीरियोडिसिटी होता क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊंगा पीरियोडिसिटी होता क्या है और उसका कॉज क्या है, क्यों पीरियोडिसिटी होता है। पहले पीरियोडिसिटी समझते हैं, उसके बाद कॉज पे आते हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल। ठीक है, जब कोई एक प्रॉपर्टी, आसान भाषा में समझते हैं इसको, ठीक है, समझना जरूरी है, देखो बार बार करें, समझना जरूरी है, समझेंगे तो उस चीजों को अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, लिखना चीज बाद में हो गया, पहले समझना है उस चीज को, दिमाग में सेट करना है कि होता क्या, एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसके लिए समझना जरूरी है। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी को समझते हैं, मतलब अभी हम क्या बोल रहे हैं पीरियोडिसिटी का मतलब कि द रिपीटेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल, आफ्टर सर्टेन या रेगुलर इंटरवल से करेक्ट वर्ड, रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं सर्टेन एलिमेंट्स की, जो भी एलिमेंट्स अपने पीरियोडिक टेबल में है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंटरवल पे, ठीक है, सर्टेन इंटरवल पे प्रॉपर्टीज वापस से रिपीट होती हैं। इसी पूरे फिनोमेनन को, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी। ठीक है, जैसे पीरियोडिक मोशन होता है ना, पेंडुलम वाला, फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे, ऐसे ऐसे हिलता रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मतलब क्या, पीरियोडिक मोशन, मतलब इधर जा रहा है सर्टेन इंटरवल के बाद, सर्टेन इंटरवल के बाद फिर इधर आ रहा है, फिर इधर सर्टेन इंटरवल के बाद वापस इधर से इधर हो रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है। तो उसी तरह से पीरियोडिसिटी का भी है, सर्टेन इंटरवल के बाद वापस वही चीज, वही सिमिलर प्रॉपर्टीज वापस से रिपीट होती है। ठीक है, ये होता है पीरियोडिसिटी का मतलब, बात समझ में आ रही है, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, द रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज नोन एज व्हाट, द पीरियोडिसिटी। ये एक फिनोमेनन है जो कि होता रहता है। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के द्वारा ये मतलब रिपीट होता रहता है, प्रॉपर्टीज रिपीट होने रहती है सर्टेन इंटरवल के बाद, इसी पूरे फिनोमेनन को क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। समझ में आया होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बात करते हैं, क्यों हो रहा है पीरियोडिसिटी, क्यों हो रहा है, कारण क्या है उसका, कारण क्यों यही जानना है, क्यों पीरियोडिसिटी हो क्यों रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो कारण है, जो एकमात्र बहुत ही डेंजरस नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा कारगर है, मतलब यूज करने वाला, जो हम लोग बोलते हैं, जो इसका डेफिनेशन है, मीन से रीजन है, पीरियोडिसिटी का रीजन है, वो एकमात्र रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब the repetition of the electronic configuration of elements in their valence shell। मतलब इसको हम अगर ठीक से बोले तो क्या बोलेंगे, the repetition of similar electronic configuration of their atoms in the outermost shell or valence shell after certain interval। मतलब क्या हुआ,
कि जैसे क्या हो रहा है, लिथियम की बात करें, लिथियम का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कुछ है, ठीक है, जो भी है हम ये नहीं बता रहे क्या है, कुछ है। सर्टेन इंटरवल के बाद अगर हम लोग अक्रॉस द पीरियड चलने लगे एटॉमिक नंबर के हिसाब से, लिथियम के बाद जो भी आ रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन आता है, फिर हम लोग सोडियम पे आते हैं, उसी ग्रुप के एलिमेंट पे आते हैं। लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम है, ठीक है। फिर सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, वैलेंस शेल पे ध्यान दीजिएगा कि वो एक तरीके से सिमिलर आ रहा है। सिमिलर आ रहा है मतलब क्या, सिमिलर आ रहा है मतलब प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। प्रॉपर्टीज मतलब यही पीरियोडिसिटी की बात हो रही है, जो रिपीट हो रहा है प्रॉपर्टी, ठीक है। लिथियम के बाद सोडियम की प्रॉपर्टी उससे मैच हो रही है, पीरियोडिसिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। पीरियोडिसिटी मतलब वही प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी वापस रिपीट हो रही है। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सिमिलर, वैसा ही इसका भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वही सोडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब प्रॉपर्टी सेम होने लगी। ये किसका हो गया, ये पीरियोडिसिटी की बात हो गई। और हो क्यों रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट होने की वजह से, वैलेंस शेल का उस एलिमेंट का, उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन सेम होने की वजह से प्रॉपर्टीज सेम हो रही है। मतलब इसको आसान भाषा में समझते हैं, डिटेल में समझते हैं इस टॉपिक को। जैसे मान लीजिए सोडियम और लिथियम की बात है, तो ये दोनों देखिए पीरियोडिक टेबल में जो पूरे लेफ्ट साइड में जो चीज आता है ना, वो सब मेटल्स होते हैं। इधर क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। बीच में क्या होता है, कहीं कहीं मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको बेसिक चीजें आपको 9th 10th में पढ़ गए, इस चीज को हम बता नहीं रहे, लेकिन अभी बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरे मेटल्स हैं, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इधर पी ब्लॉक में क्या है, नॉन मेटल्स है, और पी ब्लॉक में जगह जगह क्या है, जर्मेनियम, ये सब है क्या, मेटलॉइड्स है, सभी मेटल्स है, ठीक है। तो ये सब जानने वाली बात है, जान लीजिए, ठीक है। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बात समझ में, आसान भाषा में समझते हैं। जैसे पहले ग्रुप में कोई एलिमेंट ले लें, ठीक है, सोडियम ले लें और लिथियम ले लें, ठीक है। ये सब मेटल्स हैं। मेटल्स क्या करना चाहते हैं, मेटल्स जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट तभी स्टेबल होगा, जान लीजिए बात, कोई भी एलिमेंट तभी स्टेबल होगा जब वो रिस्पेक्टिव अपने अपने पीरियड के रिस्पेक्टिव नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर ले। अचीव करने मतलब नोबल गैस सभी के सब क्या है, बहुत स्टेबल होते हैं। स्टेबल होते हैं तभी तो वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो वो रिएक्टिव नहीं होगा, और अगर वो रिएक्टिव है तो स्टेबल नहीं होगा। समझ रहे हैं बात, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। अगर रिएक्टिव है, क्यों, अगर मान लीजिए सिंपल आसान भाषा में एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए आपको किसी से उधार लेना है, आपके पास पैसे की कमी है, किसी से आपने 10,000 रुपए मांगा, 10,000 रुपए की आपकी जरूरत है, आपके पास है नहीं, आपने किसी से मांगा, ठीक है। अब आपने मांगा, उस पैसे का उपयोग कर लिया जहां करना था, खत्म हो गया पैसा। अब उससे लिया है तो उसको देना भी है उसको। अब मान लीजिए अगर आपको देना है तो आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा, हाथ पैर मतलब मेहनत करनी पड़ेगी इधर उधर, ठीक है। वो मेहनत क्या है, वो रिएक्शन है, वो रिएक्टिव है। आप इधर उधर जाके मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप स्टेबल नहीं है, आप मेहनत कर रहे हैं, रिएक्टिव है, ठीक है। मतलब अगर आप रिएक्टिव है तो आप स्टेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है। अगर आप इधर उधर जाके मेहनत कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि उसको देना है, आपके दिमाग में टेंशन है, आपको स्टेबल होने के लिए रिएक्शन करना पड़ेगा, रिएक्टिव होना पड़ेगा। जब आप रिएक्टिव होकर पैसा इकट्ठा कर लेंगे और उसको दे देंगे, तब आप स्टेबल हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं। लेकिन अगर वही दूसरा केस ले लें कि अगर आप स्टेबली बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। एक्टिव नहीं है, एक्टिव रिएक्टिव समझिए ऐसे। स्टेबल है तो रिएक्टिव नहीं है, और रिएक्टिव है तो स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो रिएक्टिव और रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दोनों है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कब अचीव होगी, जब नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव होगा। नोबल गैस कन्फिग्रेशन में सोडियम वाले में कौन सा नोबल गैस आता है, नियॉन आता है, ठीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 ये होता है, ये, और इसका होता है 10, ठीक है। इसका क्या होता है, 10 होता है। इसको अचीव करना है, ठीक है। अब इसको देखिए 1s2 2s2 2p6 ये होता है इसका, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये स्टेबल है, नियॉन क्या है, स्टेबल है, सोडियम स्टेबल नहीं है। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये 3s1 से एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करना चाहता है। क्यों, मतलब मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। क्यों टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, अगर इसको हम छुपा लें तो देखिए ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये नियॉन का है। मतलब ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाह रहा है। अगर अचीव करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, मतलब किसी से बॉन्ड बना लेगा, किसी को दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। बॉन्ड बनाने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी गेन होती है, ठीक है। तो ऐसे करता है, मतलब ये है कॉज। इसका कॉज क्या है, पीरियोडिसिटी क्या है, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि रिपीट हो रहा है उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अलग अलग एलिमेंट्स का सर्टेन इंटरवल पे वो रिपीट हो रहा है। बात समझ में आई। पीरियोडिसिटी क्या होता है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है, इसका हम एग्जांपल से देख लीजिए। एग्जांपल मतलब मेटल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होना चाहेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सब जो इसके इस ग्रुप में जो भी है सब एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम के अलावा इस ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, देखिए सेम है, सब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है ना, प्रॉपर्टी उस पूरे ग्रुप में फॉलो हो रही है। तो
सोडियम के अलावा ये सब जितने भी ग्रुप में एलिमेंट है वो सब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होने चाहिए। ग्रुप 2 की बात करें, बेरिलियम वाले ग्रुप की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होगा, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो बेरिलियम वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं, अगर 6 इलेक्ट्रॉन ले ले और 2 इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर दे, ट्रांसफर कर दे, तो वो क्या आसान क्या है, आसान चीज क्या है यहाँ पे, गेन करना कि लूज करना। 6 इलेक्ट्रॉन वो गेन करे, टाइम लगेगा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, उसमें कम समय लगेगा। तो कम समय वाला काम होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वो दे देता है, जल्दी हो जाता है वो काम, इलेक्ट्रॉन दे के वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और बाकी भी ऐसे, जैसे अब इधर की बात करें, नॉन मेटल की बात करें तो फ्लोरीन फैमिली, हैलोजन फैमिली की बात करें तो वो सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन, जैसे फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, 1s2 2s2 2p 2p 5। ठीक है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करते हैं, इन लोगों की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, ये देने की, ये लेने की, ये दे देता है, ये ले लेता है। ठीक है, दोनों स्टेबल, दोनों खुश, समझ रहे हो, दोनों स्टेबल होकर घर पे बैठे आराम से। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर्टी। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल रिपीट होने की वजह से प्रॉपर्टीज भी सेम होने लगती हैं, सेम प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगती हैं, जिसको पीरियोडिसिटी और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया पीरियोडिसिटी एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये पूरा टॉपिक था इस चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर मतलब इस टॉपिक का। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना क्या है, अब हम लोग को डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस, रेडिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो रहा है लंबा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को आई थिंक आपको समझ में आया। ठीक है, अगले वीडियो में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।